इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट एक उपन्यास लेखक होता है जो ओवरवर्क के कारण मारा जाता है और अपने ही उपन्यास यानी वेब नोवेल में रिइनकार्नेटेड हो जाता है। इसकी पूरी कहानी जानने के लिए शुरुआत से शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हमें मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी से फ़ोन पर 1 लाख वॉन उधार मांग रहा होता है और बोलता है मैंने पिछले महीने भी आपसे उधार लिया था और उसे कुछ ही दिनों बाद वापस कर दिया था और उससे अगले महीने की 15 तारीख को पैसे वापस करने की बात करता है। वो पसंद भी इसके लिए मान जाता है। मेन कैरेक्टर उसे अपना अकाउंट नंबर भेजे देता है और थकान और निराशा से चूर होकर अंगड़ाई लेते हुए बात कर रहा होता है। अब मैं 29 वर्ष का हो गया हूं और दोस्तों को फ़ोन कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास किराए के लिए 1 लाख वॉन कम है। और चैन की सांस लेकर बोल रहा होता है चलो ये महीना भी मैंने किसी तरह निकाल लिया। फिर वो अपने नोवेल का कमेंट सेक्शन चेक करता है जिसमें रीडर्स उससे नाखुश होकर कमेंट कर रहे होते हैं, अगर तू इसको ठीक नहीं करना चाहता है तो नोवेल को लिखना छोड़ दे। कोई तो उसे आलसी बोल देता है जो घर पर पड़ा रहता है। एक तो उसे पैसे का भूखा करार करके बोल रहा होता है कोई पैसे लेकर इसके मुंह पर मारो। मेन कैरेक्टर खुद को डिफेंड करते हुए बोलता है ये सब आने वाली कहानी की तैयारी है बेवकूफ़ों, मैं इसे सुलझाऊंगा, बस चुपचाप पढ़ते रहो। फिर चिढ़कर बोलता है उन्हें सच में लगता है कि वेब नॉवल लिखना आसान है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद गिल्टी फील करता है, नहीं आखिर इसमें रीडर्स की क्या गलती है। फिर वो मन में फैंटेसाइज्ड करता है कि काश वो भी ऐसा कर पाता कि अपनी ही नॉवल में चला जाता और आसानी से सब पार कर लेता। लेकिन तभी उसे नोज ब्लीडिंग होने लगता है। वो उसे रोकने के लिए टिश्यू की तलाश करने लगता है। फिर सामने दिखाया जाता है जहां एक पर्सन जो हाथ में टिश्यू लिए खड़ा होता है। वो एकदम शांत लहजे में बोलता है क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो, जिस पर प्रोटैगनिस्ट भी उसे टिश्यू देने के लिए थैंक यू बोलता है। लेकिन सामने का सीन देख घबरा जाता है। फिर वही पर्सन जिसने प्रोटैगनिस्ट को टिश्यू दिया था वो प्रोटैगनिस्ट के बारे में सामने बैठे आदमी को बताने लगता है। नाम ली मीन चान, एज 29 ईयर्स, एक वेब नॉवल राइटर, इसके डेथ का रीज़न ओवरवर्क। वो मेन कैरेक्टर की पूरी लाइफ हिस्ट्री बता देता है। सामने बैठा पर्सन जिसमें पावर और अथॉरिटी साफ नजर आती है वो बोलता है तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं ही वह महान अस्तित्व हूँ जिसे यमराज के नाम से जाना जाता है। मुझे तुम आमतौर पर लॉर्ड यामा के नाम से जानते हो। नर्क में तुम्हारा स्वागत है। प्रोटैगनिस्ट लॉर्ड यामा की बात से एक पल के लिए डिस्पेयर में चला जाता है, पर किसी तरह हिम्मत करके लॉर्ड यामा से बोलता है एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। लॉर्ड यामा एकदम शांत लहजे में बोलते हैं जैसा कि मैंने कहा था तुम्हारा एंड आ चुका है, लेकिन इसे अन्याय मत समझो, तुम वाकई बहुत ज़्यादा लकी हो। जिस पर प्रोटैगनिस्ट सरकास्टिकली बोलता है लकी तो वो चीज़ है जो मुझे मेरी एंटायर लाइफ में नहीं मिली। लॉर्ड यामा बोलते हैं नहीं, तुम सच में लकी हो, तुम बिल्कुल 77,77,777वें सोल हो जो यहाँ पहुँचा है। यह एक विक्ट्री नंबर है, तो इसलिए इनाम के तौर पर मैं तुम्हें एक इच्छा पूरी करने का मौका दूंगा। लेकिन हाँ, देवता बनने जैसी बेवकूफ़ी भरी इच्छा मान्य नहीं होगी। प्रोटैगनिस्ट डिसबिलीव में बोलता है क्या ये सब बहुत अचानक नहीं है, मैं तो बस किसी तरह किराए की समय सीमा पूरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो गई। फिर सोचता है अब उसकी कहानी खत्म हो रही है तो फिर उसके सब्सक्राइबर्स का क्या होगा। लॉर्ड यामा एकदम स्कैरी लुक देकर बोलते हैं मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं। तभी प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में कुछ क्लिक होता है, लेकिन लॉर्ड यामा का स्कैरी लुक देखकर घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत करके बोल ही देता है आप मुझे किसी नोवेल की दुनिया में दूसरी लाइफ जीने का मौका दीजिए। लॉर्ड यामा पूछते हैं अच्छा और क्यों। प्रोटैगनिस्ट बुदबुदाता है क्योंकि वहाँ हारीम, एडवेंचर और रोमांच है। लॉर्ड यामा को प्रोटैगनिस्ट की बात थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। वो पूछते हैं क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खास नॉवेल है, लेकिन एक बात साफ बोलते हैं तुम्हारी खुद की लिखी हुई नॉवेल नहीं चलेगी। प्रोटैगनिस्ट हैरान होकर मन में बोलता है ये बात उनको कैसे पता चली। फिर सोचता है अगर अपनी ही लिखी दुनिया में जाता तो ये तो भगवान बनने जैसा होता। आखिर में अफसोस करता है, लेकिन तभी उसे एक नोवेल याद आता है। उसे वह नॉवल पूरी तरह याद तो नहीं है, लेकिन उसे उसका प्लॉट पता है। वह कुछ देर सोचता है, फिर डिटर्मिन होकर फुल कॉन्फिडेंस में लॉर्ड यामा से बोलता है कि वो आई बिकेम द डिलिंक्वेंट अंडर अचीवर ऑफ हंटर स्कूल नाम के नोवेल को चुनता है। लॉर्ड यामा हंसकर बोलते हैं किसी नॉवेल में जीना चाहते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग विश है, बहुत समय बाद ऐसी विश सुनी है, तो इसीलिए बोनस के तौर पर मैं तुम्हें 2 और छोटी विश पूरी करने की अनुमति दूंगा। प्रोटैगनिस्ट झट से बोलता है क्या सच में, तो फिर मुझे कहानी शुरू होने से 2 साल पहले के टाइम पर भेज दीजिए। ये वही नॉवेल है आई बिकेम द डिलिंक्वेंट अंडर अचीवर ऑफ हंटर स्कूल, शॉर्ट में डिलिंक्वेंट अंडर अचीवर। इसकी असली कहानी तब शुरू होती है जब प्रोटैगनिस्ट हाई स्कूल में एडमिशन लेता है,
लेकिन हीरो तो पहले से ही बदमाश जैसा बर्ताव करता था, खासकर मिडिल स्कूल के सेकंड और थर्ड सालों में। तो इसीलिए प्रोटैगनिस्ट सोचता है असली कहानी में हीरो को अपनी बदमाश छवि से छुटकारा पाने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो बेहतर होगा कि मैं पहले से ही इस गड़बड़ को साफ कर दूं। लॉर्ड यामा प्रोटैगनिस्ट को उस नोवेल में भेजने के लिए मान जाते हैं। फिर उसे नोवेल में ट्रांसमाइग्रेट करते हुए बोलते हैं, अच्छा जाओ और वहाँ खुशहाल जिंदगी जीना। लेकिन उसे भेजने से पहले पूछते हैं, अब तुम्हारी एक इच्छा बाकी है, वो क्या होगी? प्रोटैगनिस्ट रोते हुए बोलता है, अरे सोचने का तो टाइम दो। फिर झट से बोलता है, मुझे हैंडसम बना दो, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम। सेलिब्रिटीज़ की आंख कान नाक सब ले लो और उन्हें मेरे चेहरे पर फिट कर दो। मतलब इतना हैंडसम बना दो कि लोग यकीन ही न कर पाएं। इतना बोलकर उसकी सोल वैनिश हो जाती है। सेवक आश्चर्य से कहता है, ये आत्मा तो बड़ी अजीब है। लॉर्ड यामा भी हंसकर बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा। सीन चेंज होता है, एक अलग स्पेस का सीन दिखाया जाता है। प्रोटैगनिस्ट सोच रहा है, शायद लुक्स भी एक तरह की पावर हो सकती है, लेकिन ये सब तो मेरे लिए सचमुच हैरान कर देने वाला बात है। वो याद करता है कि आमतौर पर ऐसे मामलों में लोग यही मांगते हैं कि उन्हें प्रोटैगनिस्ट के शरीर में डाल दिया जाए। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होता है, जो बताता है कि प्रोटैगनिस्ट की सोल को नोवेल के किसी कैरेक्टर के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। और फिर सोल ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट को सक्सेसफुली नोवेल के किसी कैरेक्टर के अंदर डाल दिया जाता है। प्रोटैगनिस्ट को ये किसी सपने जैसा लगता है। फिर बोलता है, लगता है मैं सच में मर चुका हूँ। लेकिन तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होता है, जो बताता है प्रतिस्थापित आत्मा ली मिन चान को कांग शिन ह्यूक के शरीर में डालने की प्रक्रिया पूरी हुई। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, तो मैं अब कांग शिन ह्यूक के शरीर में हूँ, जो डिलिंक्वेंट अंडर अचीवर का प्रोटैगनिस्ट है। लेकिन जब वो नाम सुनता है तो अजीब शकल बनाकर कांग शिन ह्यूक का नाम लेता है। फिर एकदम से पैनिक होकर बोलता है, लेकिन असली प्रोटैगनिस्ट का नाम तो ली जी सियोंग था ना, तो ये कांग शिन ह्यूक आखिर है कौन? तभी सिस्टम विंडो सामने आता है, जो बोलता है, कांग शिन ह्यून की मेमोरीज लोड की जा रही हैं। प्रोटैगनिस्ट को सर में जोरों का दर्द होता है। सिस्टम बताता है, डिलिंक्वेंट अंडर अचीवर की दुनिया में हर हंटर की ताकत 10 साल की उम्र में जागती है। अगर किसी को एप्टीट्यूड टेस्ट में लो या उससे ऊपर का ग्रेड मिलता है तो उसे हंटर स्कूल में जाने का मौका मिलता है। लेकिन कांग शिन ह्यूक ये परीक्षा दे ही नहीं पाया, क्योंकि जिस ऑर्फनेज में वो रहता था वहाँ के डायरेक्टर ने सभी बच्चों की टेस्ट रिपोर्ट छिपा दी। ऑर्फनेज के सभी बच्चों की एप्टीट्यूड को लो रैंक का बताया, जिसकी वजह से वो सब सामान्य स्कूल में चले गए और उनकी ज़िंदगी हंटर की दुनिया से बिल्कुल अलग हो गई। बाद में कानून बदला और कांग शिन ह्यूक को दोबारा टेस्ट देने का मौका मिला, लेकिन उसका स्कोर मिड ग्रेड टॉप 15% में आया। इस वजह से हंटर स्कूल में जाना उसके लिए नामुमकिन था। 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन के बाद उसने हंटरों के लिए सामान कैरी करने का काम किया। उसी दौरान उसकी रियल पावर्स अवेकन हुई और वो हंटर बन गया, फिर एक गिल्ड में शामिल हो गया। सिस्टम वार्निंग देता है, ओवरलोड से बचाने के लिए अब से कांग शिन ह्यूक की मेमोरीज सिर्फ स्पेशल सिचुएशन में धीरे धीरे मिलेगी। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, ये कांग शिन ह्यूक तो मेरी तरह ही बदकिस्मत है, उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है। उसने कुछ और उम्मीद की थी, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। उसे लगता है कि अगर उसने किसी उपन्यास की दुनिया में जाने की मांग की थी तो उसे प्रोटैगनिस्ट का शरीर मिलना चाहिए था, लेकिन उसे वो नहीं मिला। उसे लगता है कि उसकी दूसरी जिंदगी भी बदकिस्मती और दुर्भाग्य से भरी रहने वाली है। उसकी नई यादें लौट आई हैं और अब उसे पता चल गया है कि यह जिस शरीर में आया है वो किसका है। जिस शरीर में वो है वो कहानी के हीरो का पड़ोसी क्लास टीचर है, जो स्वर्डमैनशिप सिखाता है। ये किरदार कहानी में बहुत ही मामूली है, बिल्कुल एक बेकार एक्स्ट्रा जैसा। जितना भी सोचता है उतना ही उसे लगता है कि ये सब गलत है और उसके साथ अन्याय हुआ है। वो बेचैन होकर इधर उधर हाथ पांव मारने लगता है। उसे पछतावा है कि अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह सीधा स्वर्ग जाने की मांग करता। वो वापस जाकर इस पर बहस करना चाहता है, क्योंकि उसे ये नाइंसाफ़ी लग रही है। लेकिन आफ्टरलाइफ तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता मरना है। अगर मैं केवल शिकायत करने के लिए खुद को मार डालूं तो वो साले मुझे सीधा नर्क में झोंक देंगे। और लॉर्ड यामा के कोल्ड लुक को याद करके घबरा जाता है। सिस्टम डिटेक्ट करता है प्रोटैगनिस्ट जाग चुका है, इसके लिए वो प्रोटैगनिस्ट को शुभकामनाएं देता है। प्रोटैगनिस्ट गुस्से में बोलता है, मुझे कांग शिन ह्यूक की तरह जीने के लिए कहकर मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, ये बेतुका है। मुझे वापस चेंज करो। ये बोलते बोलते वो जाग जाता है और पसीने से तरबितर होकर बोलता है, तो ये सपना नहीं था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन उठा के हेलो बोलता है। सामने से एक लड़की की आवाज़ आती है, जो बोलती है, हेलो मिस्टर कांग शिन ह्यूक, मैं चेज गिल्ड फाइनेंस टीम की तरफ से बात कर रही हूँ। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, डैम इट, मैं तो सच में कांग शिन ह्यूक की बॉडी में आ चुका हूँ। वो लड़की बताती है, मैंने आपके नौकरी छोड़ने पर मिलने वाले कंपनसेशन के लिए कॉल किया है। अगर आपको मिलने वाला अमाउंट इनकरेक्ट है या फिर आपके कोई सवाल है तो कृपया इस नंबर पर दोबारा संपर्क कीजिएगा।
प्रोटैगनिस्ट इसके लिए मान जाता है। उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है जिसमें प्रोटैगनिस्ट के अकाउंट में 40 मिलियन वॉन जमा होने का मैसेज होता है और डिपॉजिट चेज गिल्ड फाइनेंस होती है। उसका करंट बैलेंस 300 मिलियन वॉन होता है। प्रोटैगनिस्ट जब इतना बड़ा अमाउंट देखता है तो एक पल के लिए चौंक जाता है, फिर पर्दों को खोलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, आज से मैं ही कांगशिन ह्यूक हूँ। आखिर एक हंटर तो हंटर ही होता है। 300 मिलियन वॉन का बैलेंस उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उसकी मेमोरीज के हिसाब से उसकी लाइफ भी मेरी तरह झंड थी। खैर इन सब बातों को छोड़ो, अभी दूसरी भी चीज़ें बाकी है जैसे मॉन्स्टर पोर्टल और हंटर। ये सब इस दुनिया में एग्जिस्ट करते ही, लेकिन यह अभी भी मॉडर्न साउथ कोरिया है और इस साउथ कोरिया में मैं अब 25 साल का हो गया हूँ। मेरे पास मिड-टियर की एबिलिटीज़ के साथ बी रैंक का हंटर सर्टिफिकेट भी है। बी रैंक के हंटर अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा रेयर है, लेकिन बाद में बहुत सारे लोग बी रैंक के हंटर बन जाएंगे। फिर प्रोटैगनिस्ट बताता है इस नोवेल के असल में 2 प्रोटैगनिस्ट हैं। उनमें से किम डो ह्यून इस नॉवल का असली प्रोटैगनिस्ट है। ली जी सियोंग तो मेरी ही तरह एक डिलिक्वेंट के शरीर में रिइंकार्नेट हो जाता है। ली जी सियोंग एक बहुत ज़्यादा रिच फैमिली के डिलिक्वेंट यानी अपराधी के शरीर में रिइंकार्नेट किया जाता है। वो असली स्टोरी के बारे में पूरी तरह वाकिफ़ था, इसलिए वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाता है और किम डो ह्यून को मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को चुरा लेता है। इसके अलावा वह अपने पैसों का उपयोग सभी प्रकार के एलिक्सियर्स को कंज्यूम करने में करता है, जैसे कि वो खाना हो, और इसी तरह करके आखिर में अपॉर्चुनिटीज़ को चुरा के और बहुत सारे एलिक्सिर को कंज्यूम करके किसी तरह किम डो ह्यून के टैलेंट को कैच करने में सफल होता है। और उन सबसे अलग मैं कांगशिन ह्यूक के शरीर में प्रवेश करने के बाद मेरा स्टार्टिंग का गोल उनसे अलग है। मुझे प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं वैसे भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। पहली बात तो ये कि मेरे पास उनसे अपनी तुलना करने का कोई कारण ही नहीं है। मैं आराम से जीने के लिए एक नायक बनना चाहता था, बस इतना ही। मतलब पीसफुल लाइफ जीना चाहता था और ये ज़रूर से पॉसिबल होगा। फिर सोचता है किसी दिन जब मॉन्स्टर पोर्टल्स बज़र्क हो जाते हैं और वर्ल्ड क्राइसिस फेस करता है, तब मैन स्टोरी लाइन में किम डो ह्यून और ली जी सियोंग मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए फोर्स यानी आर्मी को ज्वाइन करते हैं। हमें उस टाइम का सीन दिखाया जा रहा होता है जहां एक लड़की बोल रही होती है, क्या वे बच्चे विश्व की रक्षा कर सकते हैं? तब पीले बालों वाला आदमी बोलता है, अब हम केवल उन पर विश्वास कर सकते हैं, वे दोनों ही दुनिया की आखिरी उम्मीद हैं। हमें बस एक साथ मिलकर उनको मोटिवेट करना है। और जोर जोर से चीयर करने लगते हैं, आप ये कर सकते हैं, ली जी सियोंग आप मानवता के प्रकाश हैं। किम डो ह्यून के साथ मिलकर लड़ो और दुनिया को बचाओ, आप ये कर सकते हैं। सीन चेंज होता है, हमें प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है जो फ़ोन में किसी चीज़ को देख हैरान हो रहा होता है। और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।